तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो ईवीएस के बारे में बात करने वाले हैं। ईवीएस की मैंने पहले एक इंट्रो वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने ईवीएस को यूनिट 1 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो देखो, यूनिट 1 का आपका सिलेबस क्या है, आप मैच कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में सिलेबस भी डाल दूंगा और बाद में पूरा का पूरा सिलेबस डाल दूंगा, किस हिसाब से हम इसको लेके चलने वाले हैं। तो आज हम जल्दी जल्दी ईवीएस को पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब टाइम कम रह गया एग्जाम के हिसाब से। तो ईवीएस के बारे में जान लेते हैं। ईवीएस में आता है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन। तो इकोसिस्टम मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है इंट्रो में, लेकिन आज हम बिल्कुल पेपर में आपके एग्जाम में कैसे आप लिखोगे उसके बारे में बात करेंगे। तो देख लो, इन्वायरमेंट का ये 3 टॉपिक को आपको याद रखने हैं। ये 3 टॉपिक के अगर बेसिक भी अगर आपको पता होंगे एग्जाम में, तो आप आराम से मार्क्स खींच सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इन्वायरमेंट का बताने से पहले आ जाता है, इन्वायरमेंट का फ्रेंच वर्ड आता है जिसमें आता है इन्वायरोनर और इन्वायरन, जो कि फ्रेंच वर्ड से रिलेटेड है। मीनिंग है इसका सराउंड। सराउंड मीन्स कि आपकी सराउंडिंग कैसी है। देखो, अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे कोई सी भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है उस जगह पे, क्योंकि अगर आपको सराउंडिंग के बारे में पता है ना अपनी, तो आपको सराउंडिंग को बचाने के उपाय, कि मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे बचना है, और आपको बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स है उसको कैसे यूज़ करना है। तो आपको इन्वायरमेंट को तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट का सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे ना, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्योंकि देखो, आप मैकेनिकल के इंजन में आप एक इंजन बनाने वाले हो, और वो इंजन इन्वायरमेंट के लिए बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको सब चीज़ इन्वायरमेंट की पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये सब्जेक्ट रखा गया है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आती है। तो आइए जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बातें ना वेस्ट करते हुए। तो पहले आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आता है, इट इज़ द सम total of all social, economical, biological, physical and chemical factors that surrounds, affect, influence the survival, growth and development of humans, plants and animals who are both creator and modulator of the environment। तो देख लो, बेसिकली आपका environment एक लिविंग थिंग से या सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनता। अगर एक इन्वायरमेंट के अंदर दोनों चीज़ रह रहे हैं, जैसे कि अगर अगर आप फॉरेस्ट में, तो आप फॉरेस्ट पे डिपेंड हो आप डिपेंड हो फॉरेस्ट पे या फिर प्लांट्स पे, और प्लांट्स डिपेंड है आपके ऊपर। तो ये एक दूसरे का एक्सचेंज प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ करते हैं, जब भी पूरा इन्वायरमेंट बनता है। ये नहीं कि अगर आपके प्लांट्स और ट्रीज हो पूरे इन्वायरमेंट में और कोई एनिमल्स ना हो, तो वो ना उसका यूज़ कर पाएगा, तो वो इन्वायरमेंट को नहीं कहला पाएगा। ठीक है, देखो, हमसे पहले डायनासोर थे, डायनासोर भी यूज़ करते थे। कोई हर्बीवोर्स डायनासोर था, कोई कार्निवोर था, वो डिपेंड करता है कौन सा था। लेकिन बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंड करता रहेगा चीज़ें, जब ही पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बनाएगा। तो ये जो है, ये सम टोटल ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। अब आप कहोगे केमिकल फैक्टर, देखिए इन्वायरमेंट में मेन रोल केमिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर से कैसे, मतलब कि देखिए, अगर आप मौसम देखें कि अगर बारिश होती रहे सही टाइम पे, धूप सही टाइम पे निकले, यानी समर का बिल्कुल सही टाइम पे अगर उसका वो हो इम्प्लीमेंटेशन, तो इस हिसाब से आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा है रहने लायक। ठीक है, ये नहीं कि पूरे टाइम बारिश ही हो रही है, पूरे टाइम ठंड, तो ये इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हम अपने हिसाब से ख़राब कर रहे हैं, वो बात अलग है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पर लेकिन इन्वायरमेंट अपने हिसाब से चले तो अच्छा है। तो इन्वायरमेंट की डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक आता है नेचुरल, जिसमें आता है इट एग्जिस्ट नेचुरली, एग्जांपल एयर, वाटर, सोइल, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फोना एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए, ये सब चीज़ें हमने नहीं बनाई, ये सब चीज़ें पहले से बनी हुई थी, तो ये नेचुरल में आती है। अब आप कहोगे कि हमने तो पेड़ लगा दिया, तो भाई तुमने पेड़ लगाया, इससे पूरा का पूरा फ्लोरा या फोना नहीं बन जाता। वो पेड़ तुमसे पहले लग चुके थे, बस तुम्हें अब इसका प्रोसीजर पता, तो तुम नेचुरली लगा सकते हो। ठीक है, तो बने तो वो पहले से ही हुए, तो बनते तो वो नेचुरली है। तो इसमें नेचुरल में ये आ जाता है। फिर आता है एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, इसमें आता है इट इज मैन मेड इन्वायरमेंट और अल्टरनेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट टू सर्व स्पेसिफिक यूज बाय द ह्यूमन बींग, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फील्ड, गार्डन्स एंड एक्वाकल्चर फार्म। देखिए, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज़ करते हो ग्लोबल वार्मिंग से बचने, तो ये सब आर्टिफिशियली बना रहे हो ना। इसमें आप प्लांट्स लगा रहे हो, खुद अपना फ्लोरा बना रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन इन्वायरमेंट दो में डिवाइड है, एक है नेचुरल, एक है एंथ्रोपोजेनिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें आता है बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में आता है दे आर लिविंग कंपोनेंट्स, एग्जांपल माइक्रोब्स, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम खुद आते हैं तो बायोटिक। एबायोटिक में क्या आता है, दीज आर नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट, एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स एक्सेट्रा। ये चीज़ें तो नॉन लिविंग है, लेकिन देखो, बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे पे डिपेंड तो करेगा ही। अगर एक दूसरे पे डिपेंड, देखो, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, फ़र्क आ रहा है, उसकी एयर में आ रहा है फ़र्क, वाटर में फ़र्क आ रहा है, सॉइल में फ़र्क आ रहा है। तो ये सब आप
एक की वजह से दूसरा चीज़ ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो बी केयरफुल, ठीक है, जब आप यूज़ करें नेचुरल रिसोर्स को एक्सेस में ना यूज़ करें। अब आता है सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट में क्या आता है कि आप जो मैंने भी आपको बताया ना कि अब एबायोटिक बायोटिक पे डिपेंड है, ये बात को आप पता, तो पहले हम एबायोटिक के बारे में जान ले एबायोटिक कैसे डिपेंड है। तो एबायोटिक में आता है लिथोस्फेयर। तो मैंने आपको एक इंट्रो वीडियो में बताया था लिथोस्फेयर का मतलब ही वो है जहाँ पे लिथो का मतलब होता है रॉक्स। तो ठीक है, तो अगर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है जैसे कि सॉइल वॉइल, तो आता है लिथोस्फेयर में। तो आता है इट कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स ऑन दी अर्थ। देखो रॉक्स को ही अगर आप बिल्कुल चूरा कर दो तो बिल्कुल वो सॉइल ही बन जाएगी। तो लिथोस्फेयर में सॉइल एंड रॉक्स आते हैं। इट इंक्लूड्स क्रस्ट जो कि सिलिकेट्स है, मेंटल जो क्रस्ट के ऊपर वाली लेयर है जिस जो आयरन और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स होते हैं, और कोर जो कि आयरन है पूरा पूरा। तो ये सब चीज़ लिथोस्फेयर में आ जाती है। एबायोटिक है, लेकिन आपको पता है कि मैंने बता दिया एबायोटिक बायोटिक पे डिपेंड है। तो रॉक्स और सोइल के बिना कुछ कर पाओगे? जब सोइल नहीं हो पाओगे तो प्लांट्स कैसे ग्रो करोगे, वेजिटेबल कैसे ग्रो करोगे, और उसके अगर वही नहीं ग्रो पाएगा तो आप जिंदा कैसे रहोगे? तो एक दूसरे पे डिपेंड है। अब आप कहोगे कि भाई मैं तो नॉन वेज हूँ, मैं तो नॉन वेज खा लेगा। अरे भाई अगर तुम नॉन वेज खा लेगा तो नॉन वेज जिसको तुम खाएगा वो तो कुछ ना कुछ खाएगा ना, और वो कुछ ना कुछ खाएगा तो साइकिल तो शुरुआत तो प्लांट से ही होगी। प्लांट्स खाएगा जब तो एक्स्ट्रा लेवल बढ़ती रहेगी। तो भाई ये आपको जानना पड़ेगा। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर जिसमें आता है वाटर। इट कंपोज ऑफ वेरियस वाटर bodies present on the earth's surface. The major importance of hydrosphere is that water sustains various and plays an important role in ecosystem. Example sea and ocean. देखिए आपको पता आप पानी कहाँ से लेते हो, सी एंड ओशन से लेते हो, पर डायरेक्ट तो नहीं पी सकते ना। उसका 97% वाटर है जरूर, लेकिन आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। आप कहाँ से कंज्यूम कर सकते हो? 2% लॉक्ड है, तो यानी कि 2% भी वो यूज़ नहीं कर सकते। जो लॉक वाटर आप ये थोड़ा ना आप ग्लेशियर का पानी वहाँ जाके पियोगे, नहीं। तो आपके पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, सिर्फ याद रखना 1% फ्रेश वाटर है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ऐसे अंडरलाइन जरूर कर देना, क्योंकि ये मेन बात ये है कि 1% फ्रेश वाटर ही हम कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी सब भाई जितना भी है वो हमारे कंज्यूमेबल रिसोर्स नहीं है। तो ये आता है हाइड्रोस्फीयर में। थर्ड आता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर तो मेन ही है। ये क्या है? इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ विच कंस्टिट्यूट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। तो देख लो 78% नाइट्रोजन है ना, ये इन गैस का होना बहुत ज़रूरी है। 21% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो भाई बिना ऑक्सीजन के तो कोई ह्यूमन बींग रह ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप यूँ ना कहना कि आप गैस सिलेंडर, अरे गैस सिलेंडर भी आपने आर्टिफिशियली ऑक्सीजन बनाई है ना, तो बेसिकली नेचुरल से तो अलग ही है ना। तो नेचुरल चीज़ के बिना मतलब एबायोटिक के बिना बायोटिक नहीं रह सकता, ये मैं बता दूं आपको। इट एक्सटेंड 1% अदर गैसेस में जो आती है आपकी, वो सारी मिला के जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे, ये सब गैसेस 1% में डाल दिया गया है। इट एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अगर आप अर्थ के बिल्कुल ऊपर ऊपर चलोगे तो 500 किलोमीटर तक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है। अभी हम उसकी लेयर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहे एटमॉस्फेयर कहाँ तक है। लेयर की बात अभी करेंगे। एंड द लेयर आर डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वेरिएशन। तो फर्स्ट जो लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर, इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये 11 किलोमीटर की है फ्रॉम सी लेवल से, ठीक है। अब सी लेवल यहाँ क्यों लिखा? तो देखो सी लेवल लिखने का रीज़न ये है कि आप अगर कहो कि रॉक से अगर कोई आपका कोई हिमालय, आप हिमालय पे चढ़ के कहो भाई ट्रोपोस्फेयर तो यहाँ है ही नहीं, ट्रोपोस्फेयर तो हिमालय के नीचे, तो बात अलग हो गई ना भाई। तो इसलिए एक पर्टिकुलर एक सी लेवल के नाम से सी लेवल से लेके ऊपर तक 11 किलोमीटर नापा गया है, ठीक है। कोई मतलब बहस करने लगा, देखो बहस करने वाले बंदे कहीं ना कहीं मिल ही जाते हो। बहस करने लग गया कि भाई सी लेवल से क्यों कह रहे हो, हम तो माउंटेन से नापेंगे, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। ऑल द वेदर कंडीशन ऑकर्स हेयर। 99% वाटर वेपर्स आर फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। तो देखिए 99% वाटर वेपर यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में मिलती है। सेकंड आती है स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब 11 किलोमीटर तक होती है, तो उसके ऊपर जितनी भी जा रही है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, जो एक ग्राउंड से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है, ठीक है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर। जो ओजोन लेयर आपने सुना होगा जो कि डिप्लीट हो गई है, वो स्ट्रेटोस्फेयर पे ही मिलती है, ठीक है। फिर आता है उसके ऊपर मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर 85 किलोमीटर तक है, यानी कि 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर, 35 किलोमीटर और एक्सटेंड कर दो तो आ जाएगी मेसोस्फेयर, जिसके अंदर आते हैं मीटियोर्स, रॉक्स, फ्रेगमेंट बर्न्ड हेयर एंड हैंस टेम्परेचर फॉल्स टू -93 डिग्री। देखिए टेम्परेचर कितना गिर चुका है मेसोस्फेयर में। फिर आता है थर्मोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 500 to 1000 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री सेल्सियस। देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि क्या ही बताऊँ आपको। इज ऑब्जर्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैसेज इन द फॉर्म ऑफ आयंस। फिर आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर उससे ऊपर क्या थे? द एक्सोस्फेयर इज द आउटमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द
अबाउट 700 किलोमीटर। देखिए ये कहाँ तक जा रही है, 500 टू 1000 पे थी, अब 700 के ऊपर जो भी है वो आपकी 700 से 10,000 तक जितनी भी है वो आपकी है कौन सी, एक्सोस्फेयर। तो वेयर इट मर्जेस इनटू द सोलर विंड। तो देखिए आपने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर के बारे में, और आपने लिथोस्फेयर पढ़ लिया, आपने हाइड्रोस्फेयर पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं बायोस्फेयर की। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट सच एज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो देखिए बायोस्फेयर के अंदर वो लिविंग कंपोनेंट है जो इंटरेक्ट करती है, जो भी हमने ऊपर अभी तक जितने भी पढ़े थे वो सब कुछ इंट्रैक्शन है ना, ये बायोस्फीयर भी ही कर पाती है। ठीक है, इट इज़ द अर्थ, ओजोन्स, एयर, सोइल एंड वाटर विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। देखिए लाइफ का हो पाना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये सारे कंपोनेंट एक के साथ मिले हुए। देखिए इमेजेस में बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर तरीके से बता रखा है। लिथोस्फीयर ये रहा, हाइड्रोस्फीयर ये रहा, बायोस्फीयर आपके प्लांट्स हो गए, और एटमॉस्फेयर हो गया ऊपर। तो देखिए बिना एयर के तो ये सांस कैसे लेंगे, क्योंकि इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हाइड्रोस्फीयर क्यों चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भाई आपको पता है सोइल में वाटर होगा जभी तो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा तो वो आराम से अपना वाटर जो है ट्रांसपिरेशन जितने भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया बायोस्फीयर। तो देखिए फिर आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। प्रोग्राम अंडर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या प्रोग्राम चले है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचुरल इन्वायरमेंट स्टडी। फिर आता है स्कोप क्या है इन्वायरमेंट स्टडीज़ का, और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। देखिए ये एक बाकायदा एक सब्जेक्ट बड़ा होके बहुत बड़ी चीज़ बन चुका है, क्योंकि अगर आपको इन्वायरमेंट में नॉलेज है ना तब भी आप इन्वायरमेंट के, देखिए आपने देखे होंगे इन्वायरमेंट मिनिस्टर अलग है इंडिया के हैं, हर एक चीज़ के मिनिस्टर बना रखे हैं जो इन्वायरमेंट को देख के काम करते हैं। जैसे कि कोई गंगा प्लान में है कि कोई गंगा गंदी हो रही है तो उसे बचाने। तो देखिए आप एक बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर, अगर आप इसको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को कहीं लेना चाह रहे हो। माना कि आप इंजीनियरिंग में सिर्फ थोड़ा सा पढ़ पा रहे हो, लेकिन अगर आप इस पर रिसर्च करें तो आप बहुत आगे तक इसके बारे में जान सकते हो। देखिए हमारा काम है सिर्फ आपको इंजीनियरिंग का पढ़ाना, बाकी आप और जगह से रिसोर्स से नॉलेज ले सकते हैं। मैं बताता हूँ प्रोग्राम अंडर इन्वायरमेंटल स्टडी। तो प्रोग्राम क्या क्या है, तो देख रहे इन्वायरमेंट एजुकेशन है। इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइज एफर्ट टू टीच हाउ नेचुरल इन्वायरमेंट फंक्शन एंड पर्टिकुलरली हाउ पीपल कैन मैनेज देयर बिहेवियर एंड इकोसिस्टम। Environment studies, it is a broad interdisciplinary field of study which studies the interaction of human beings with the environment। देखिए स्टडी करना क्यों जरूरी है, आपको पता तो है कि हम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, देखिए हर किसी को पता है हम इंटरेक्ट करते हैं, और अगर हम उसकी स्टडी कर लेना सही तरीके से, इन्वायरमेंट के बारे में ढंग से जान पाए तो उसका यूज़ भी अच्छी तरह कर पाएंगे। मिस यूज़ कहीं ना कहीं बच जाएगा अगर हम इसकी स्टडी करके चले। तो ये इसका मेन मोटिव रहेगा हमारा इस सब्जेक्ट पढ़ने का। थर्ड आता है इन्वायरमेंटल साइंस। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड दैट इंटीग्रेट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, जितनी इन्वायरमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको एक फील्ड है जिसके ज़रिए आप पढ़ के बिल्कुल जान सकते हैं कि कहाँ कमी है और कहाँ इसका फ़ायदा हो सकता है। तो यूज़ और मिस यूज़ जो मैं अभी बता चुका हूँ, इस सब पॉइंट का मेन मोटिव यही है। फिर आता है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो हम कर रहे हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड हेल्थी लिविंग कंडीशन। तो बेसिकली देखिए आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आप चाहे सिविल बने, चाहे मैकेनिकल बने, चाहे कंप्यूटर साइंस बने, चाहे फूड बने, बेसिकली इन्वायरमेंट का वहाँ कहीं ना कहीं मिसयूज़ और यूज़ जरूर होगा। ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स का आप ढंग से यूज़ कर पाए कि भाई इन्वायरमेंट के फ्रेंडली है या नहीं है, तो इसलिए आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट, इसका मेन रीज़न है। फिर आता है एस्पेक्ट क्या है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक, सोशल और इकोनॉमिक एनवायरमेंट थ्रेट टू अवर सर्वाइवल एंड फ्यूचर जनरेशन। देखिए फ्यूचर जनरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप अभी इन्वायरमेंट को सही कंट्रोल करके चलेंगे ना, तभी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो हेल्पफुल होगा। तो दिस इज द रीजन फॉर दैट। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, इट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम चल रही है क्या पता आप उसका एक सॉल्यूशन निकाल पाए, क्योंकि आप इंजीनियर बन रहे हो तो जरूरी नहीं है सॉल्यूशन आप अपनी फील्ड के रिगार्डिंग हो, आप किसी के रिगार्डिंग भी सॉल्यूशन आपका एक इंजीनियरिंग का एक बहुत बढ़िया महत्व है। ठीक है, अब आता है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ने का रीज़न ये है कि बेसिकली थोड़ी थोड़ी बातें याद रहेंगी, एग्जाम में आप लिख दोगे, तो इसलिए मेन जो है मेरी आप सुनते जाए आप मैं क्या कह रहा हूँ आपको। फिर ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जहाँ भी होगा मैं इसको ज़रूर भेजूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तभी तो आपका फ़ायदा होगा। 50% मेरी सुन के और 50% इस पीडीएफ को बाद में रीड करके, यही मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आप ये कर डालें। बाकी तो देखिए एग्ज़ाम देना तो आपके हाथ में है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम ना भी तो कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए ना। एनवायरमेंट स्टडीज डील विद एवरी इशू दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म। इट इज एसेंशियल ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट ब्रिंग्स अबाउट एन एप्रिसिएशन ऑफ अवर नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ऑन इट्स इंटीग्रिटी। इट इज एन अप्लाइड साइंस एज इट सीक्स प्रैक्टिकल आंसर्स टू मेकिंग
Human civilization sustainable on the Earth's finite resources. Its components include biology, geology, chemistry, physics, engineering, sociology, health, anthropology, economics, statistics, computers and philosophy. देखिए जितनी भी ये सारी फील्ड है ना, अगर आप इन फील्ड के अंदर हो, मतलब कोई सी भी एक फील्ड में हो, आप फिजिक्स में कुछ कर रहे हो, केमिस्ट्री में कुछ कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट का भी उसमें मेजर रोल हो जाता है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर्स में कोई प्लास्टिक कंप्यूटर बना रहे हो तो बेसिकली कहीं ना कहीं उसमें यूज़ कर रहे हो, उसके डिवाइसेस में हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर के अंदर आप क्या वो मतलब उसका उसका कंपोनेंट्स क्या यूज़ कर रहे हो हार्डवेयर का, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, वो इन्वायरमेंट के लिए कैसी है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कंप्यूटर फील्ड के हिसाब से, आप सब जगह का ये एग्जांपल कहीं ना कहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आता है स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल चेंज इज वाइड एंड रिलेटेड टू एवरी फील्ड। देखिए मैंने बताया ना, एवरी फील्ड में इसकी ज़रूरत तो है ही। ठीक है, तो अब स्कोप देख लेते क्या है। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल। देखिए ये इसका मैंने एग्जांपल एक बताया, पोल्यूशन कंट्रोल कैसे, जैसे कि गंगा में अगर आपने देखा होगा तो एक मिनिस्टर है जो गंगा की बिल्कुल ध्यान रखते हैं गंगा में कितना पोल्यूशन हो गया या नहीं हुआ है। देखिए अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये लॉकडाउन में बना रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो उस हिसाब से देखिए गंगा में पोल्यूशन बिल्कुल गिरावट हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में कोई लोग पोल्यूशन कम फैला पा रहे हैं, तो इस वजह से इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा फ्रेंडली हो गया है। ऊपर से गाड़ी और बस चल नहीं रही है तो जिस वजह से और फ्रेंडली हो गया है, तो पोल्यूशन भी गिर चुका है। इस वजह से देखिए ये भले ही बीमारी कोविड-19 आई, इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा राहत मिली कुछ दिन के लिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। बाकी डिजीज़ ने बहुत बेकार असर किया है, वो मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए इंडस्ट्री में क्या इसका स्कोप है, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको ना वहाँ पे उसका जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री में, आपको अगर इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज है तो आपको पता होगा कि उस वेस्ट को किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, कौन सा वेस्ट खराब है बिल्कुल, कौन सा वेस्ट को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जब ही आप यूज़ कर पाओगे जब आपको इन्वायरमेंट की नॉलेज होगी। फिर आता है इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म, इन्वायरमेंटलिस्ट, ग्रीन एडवोकेसी एंड मार्केटिंग। तो ये सब चीज़ इसके स्कोप है, आप और अच्छी तरीके से और भी जान सकते हैं। अभी जितने मैंने लिख रखे हैं वो आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, तो आता है प्रोवाइड बेसिक नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखिए यही तो हमें चाहिए, बेसिक नॉलेज होगा तो हम थोड़ा बहुत तो इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर ही सकते हैं ना। अंडरस्टैंडिंग करंट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, अभी जितनी प्रॉब्लम चल रही है उसके रिगार्डिंग हमें एक प्रॉब्लम पता चलेगी, है ना। उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए कोई नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम तो पता होगी, आगे उसे बचने। कंजर्वेशन क्या है, कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये सब आ गया। मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि बैलेंस भी तो मेंटेन करके चलना है ना, कि पोल्यूशन सब चीज़ें कंट्रोल रहेगी जब ही इन्वायरमेंट के लिए काम करेगी। इट हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन एजुकेटिंग पीपल रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज़। ठीक है, तो उनकी ड्यूटीज़ क्या है, अगर आप किसी किसी को काम करें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वाला और आप उसको खुद ही फॉलो नहीं कर रहे तो आप दूसरों को क्या सिखाएंगे। ठीक है, आप इन्वायरमेंट में प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हो, आपकी पूरी इंडस्ट्री है, तो आप वैसे आपने ईवीएस पढ़ रखा है और आप बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो, तो ये भी तो आपको याद दिलाना है लोगों को। इट इज़ हेल्प इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट मैंने बताया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेज करके चलेंगे चीज़ें जब ही उसको आगे जाके फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। स्टडीज द एग्रीकल्चर एंड डिज़ाइन ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये पूरा जो हो गया, हाँ ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द नेचुरल रिसोर्स एंड नेशनल इकोनॉमी, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए एक लोगों के बीच या आपके बीच एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आपको इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखिए ये थ्योरी वाली चीज़ है, जितनी याद रह जाए ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको नॉलेज तो मिल ही रही है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम के लिए हमेशा पढ़ना ठीक रहता है, कभी कभार चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी होती है तो उसको समझने की ज़रूरत ना आए तो समझने की तो कोशिश कर ही लिया आप। ठीक है, इट अकर्स एन अवेयरनेस देखिए बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, गेन ए वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉलेज होगी एनवायरनमेंट के और प्रॉब्लम, ये देखिए जो चीज़ ऊपर लिख के सेम ही है। टू एक्वायर एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न ऑफ द एनवायरनमेंट, टू एक्वायर स्किल्स होगी आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, थोड़ा रिपीट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। टू पार्टिसिपेट इन इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, टू डेवलप द एबिलिटी प्रोटेक्शन एनवायरमेंट, टू सम अप ऑब्जेक्टिव, डेवलप ए वर्ल्ड पर्सन अवेयर। देखिए जो चीज़ मैंने ऊपर बताई है सब चीज़ वही है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है जितना हो। तो पहले तो मैं थैंक कर दूँ डॉक्टर मोना जी को जिन्होंने मेरे नोट्स दिए, मैं उनको थैंक करना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, मैं भी उनको थैंक कर देता हूँ। तो देखिए अभी हमने इको
सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। अब मैं इकोलॉजी को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपका मन नहीं करेगा, आप थोड़ा लेजी लेजी फील करोगे। तो आज के लिए मैं इसको यहीं रोक देता हूँ, अगली वीडियो में इकोलॉजी से स्टार्ट करती है, ठीक है।